So when we talk about this is the analog RAM and this is the digital RAM. So what we are going to see is the digital RAM ADC. Okay. So you can see that this is somewhat similar to the standard diagram of ADCs that we have seen in the previous class. So what how it is same? Okay, so we can see that there is a comparator. Okay, so applied analog input is here. So this applied analog input is compared with in the comparator with a digital equivalent analog signal, that is the VAX. We will compare the two. Okay, so we'll compare the VA and the VAX. So we'll compare the two. Okay, then output of this two is the EOC. Okay, this EOC. What is this EOC? This is called the end of conversion. Okay, rather I write it in the books. End of conversion. Okay, so this EOC is the end of conversion. Okay. So what it tells us, when this is, you can see that this EOC is a complement form. Okay, there is a complement. It means when the output is high, so EOC bar will be low. Means end of conversion will be low. It means that this will not stop the conversion. When the output of this comparator is low, okay, in that case EOC bar will be low, EOC will be high, and it will stop the conversion. So how it works? How it works? Okay, comparator output is like comparator output is high. It means EOC is low and conversion continues. एक केस तो ये है, दूसरा केस क्या है? The second case is comparator output is low. It means EOC is high and conversion stops. Okay. जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा तो EOC लो होगा. ओके, क्योंकि EOC बार हाई है, तो EOC बार हाई है तो आउटपुट कन्वर्जन लो होगा. ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये कन्वर्जन ऐसे डिसाइड करेगा EOC. ठीक है, अब हमारा EOC जो है वो कहाँ पर कनेक्टेड है? The EOC is connected at connected to this AND gate. अच्छा, अब AND gate के सिग्नल देख लेते हैं क्या होगा. ये AND gate में तीन सिग्नल आ रहे हैं. एक तो क्लॉक है. ठीक है, तो क्लॉक तो ऐसे है कि वो रिपीटेडली क्लॉक अपीयर होती रहती है. ठीक है, क्लॉक तो हमारी रिपीटेडली आती रहती है. ठीक है, हमारी क्लॉक हो गई जो रिपीटेडली अकर करेगी. ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, रिपीटेडली आती रहेगी. सो क्लॉक तो बार बार चेंज होनी है. दूसरा सिग्नल इसमें क्या है? ये एक सिग्नल देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है. अच्छा, एक तो EOC है, मीन्स के EOC हाई रहेगा तो एंड गेट काम करता रहेगा. EOC जब लो हो जाएगा तो एंड गेट ऑफ हो जाएगा. तो आप ये देख लीजिए एंड गेट जैसे ही ऑफ होगा तो क्या होगा?
तो जैसे ईओसी लो हुआ, ठीक है, ईओसी लो हुआ, ठीक है, ये वाला केस ईओसी बार क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये सिग्नल थोड़ा उसे यहाँ पर रखिए क्योंकि यहाँ पर ईओसी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। जैसे ये इस कंपैरेटर का आउटपुट लो होगा, ठीक है, तो ईओसी बार हाई हो जाएगा, ठीक है, तो बस इसका अपोजिट है, ये बात हमेशा याद रखें, कंपैरेटर आउटपुट इज हाई, इट मींस ईओसी इज लो, ठीक है। ईओसी बोले या मैं इसको यहाँ पर ईओसी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख दे तो बेहतर होगा, तो ये ईओसी कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ये भी लिखा हुआ है, ये ईओसी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो ये जब कंपैरेटर आउटपुट हाई होगा तो ईओसी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हमारा जैसे इसका आउटपुट हाई रहेगा, कंपैरेटर का आउटपुट हाई रहेगा, तो ये सिग्नल क्या रहेगा हमारा, ये वाला सिग्नल हमारा हाई रहेगा, तो एंड गेट हमारा हमेशा इसकी तरफ से ऑन रहेगा। आपको पता है कि एंड गेट में अगर एक भी सिग्नल लो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हाई रहना चाहिए जब तक ये कन्वर्जन होना, जैसे ये लो होगा तो कन्वर्जन आउटपुट इसका अपने आप जीरो हो जाएगा, तो कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। So for AND gate, the conversion must continue if we are doing the conversion. So for that case, this signal must always be 1. Okay. तो ये क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का आउटपुट हमेशा हाई रहना चाहिए, मींस ईओसी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है यहाँ लेफ्ट साइड में ईओसी कॉम्प्लीमेंट के बारे में लिखा है, इस बात को याद रखिएगा, तो ये सिग्नल हमेशा हाई रहना चाहिए। अच्छा, क्लॉक तो हाई लो होती रहेगी, वैसे भी सिर्फ क्लॉक के हाई होने पर अगर हम ये वाला पॉजिटिव गोइंग पल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्लॉक के हाई होने पर ही ये सिग्नल यहाँ से पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा सिग्नल क्या है, ये तीसरा सिग्नल हमें ये देखिए स्टार्ट पल्स से कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार्ट पल्स से कनेक्टेड है। तो स्टार्ट पल्स क्या करेगी, ये देखिए स्टार्ट पल्स एक साथ में यहाँ भी कनेक्टेड, दो देखिए स्टार्ट पल्स दो जगह कनेक्टेड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो होगा क्या कि जैसे ये स्टार्ट सिग्नल हाई होगा, देखिए यहाँ पर पल्स बनी हुई है हाई की, जैसे ये स्टार्ट सिग्नल हाई होगा तो क्या करेगा, ये स्टार्ट सिग्नल इस काउंटर को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। पहला काम तो ये करेगा, इस काउंटर को रीसेट कर देगा, ठीक है। रीसेट करने के मतलब इनकी जो भी वैल्यूज होगी काउंटर में उसको क्या कर देगा, जीरो जीरो ला देगा, सपोज जीरो कर देगा, कितने भी बिट का काउंटर हो, ठीक है, उसको क्या कर देगा, जीरो जीरो कर देगा। और ये पल्स क्या करेगी, देखिए यहाँ ये पल्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये पल्स यहाँ पर कनेक्टेड है इन्वर्टर के साथ, तो जिस वक्त ये हाई होगा उस वक्त इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जिस वक्त ये हाई होगी उस वक्त यहाँ से कोई भी आउटपुट, सॉरी, हाँ, उस वक्त यहाँ से कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है। जब ये हाई होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसका आउटपुट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा, तो काउंटर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। काउंटर में चेंजेस क्या होंगे, ये स्टार्ट पल्स के हाई होते ही काउंटर में चेंजेस क्या होंगे, सारे के सारे बिट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक एंड गेट का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंड गेट का क्या फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट का आउटपुट जो है वो एज अ क्लॉक काउंटर में जा रहा है, ठीक है। अगर ये क्लॉक आती रहे, आप जानते हैं काउंटर में, ठीक है, काउंटर हमने बना लिया, सिर्फ हमने काउंटर यहाँ पर लिखा है तो काउंटर को बनाकर एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दिया, उसमें क्लॉक हमने कनेक्ट कर दी है। अब जैसे ही क्लॉक आती रहेगी तो क्या करता रहेगा, अब यहाँ पर हम राइस राइस काउंटर ले लेते हैं, ठीक है, आप काउंटर ले लेते हैं, तो 4 बिट अगर हम ऐसे ले लें, अगर हम इसको ऐसे 4 बिट ले लेते हैं तो क्या होगा, इस 4 बिट को ये हमारा धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है, 0 0 0 1, काउंटर ऐसे ही तो काम करता है, ठीक है ना, 0 0 1 0, ये काउंटर की तरीके से इसको काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जो काउंटर का आउटपुट है ये क्या आएगा, डिजिटल आउटपुट आएगा,
वो पता है कि डिजिटल आउटपुट ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा हो 4 बिट जितने बिट का हो। अब इस डिजिटल आउटपुट को हम क्या डीएसी से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इसका जो उसे हम क्या बोलेंगे, इस डिजिटल सिग्नल का जो भी एनालॉग सिग्नल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वी एक्स बोल रहे हैं। तो ये सिग्नल वी एक्स है क्या, वी एक्स एक्चुअली वी एक्स इज द एनालॉग equivalent of digital uh, digital signal or digital signal or counter out। हमें जो भी काउंटर से आउटपुट मिल रहा है तो Vx क्या है, उस काउंटर आउटपुट का इक्विवेलेंट एनालॉग कन्वर्जन है, ये हमारा Vx। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। ओके टिल नाउ देखिए, अभी मैंने सारे बस और ये Vx हमारा आउटपुट हमें यहाँ से मिल रहा है। अब ये Vx को हम Vs से कंपेयर करेंगे, तो बस ये सारा अभी मैंने इंडिविजुअल ब्लॉक्स की फंक्शनिंग आपको बताई है कि कौन सा ब्लॉक क्या कर रहा है। काउंटर आप जानते हैं इसलिए मैंने काउंटर एक्सप्लेन नहीं किया। ये एंड गेट क्या कर रहा है, कंपैरेटर का क्या काम है, एंड ऑफ कन्वर्जन ये सिग्नल की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर डिजिटल जो एनालॉग कन्वर्टर क्यों लगाया गया है। तो अगर इस अभी मैंने इंडिविजुअल ब्लॉक की सिर्फ फंक्शनिंग एक्सप्लेन की है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप यहाँ पर मुझे कोई बात बता दीजिए। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, या कोई सिग्नल कैसे काम कर रहा है, या कोई ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, पहले आप वो मुझसे पूछ लीजिए। फिर हम पूरे सिग्नल का, पूरे ब्लॉक डायग्राम का इंटीग्रेटेड यानी टुगेदर एक साथ कैसे काम कर रहा है ये हमको देखें। ठीक है, मैंने सारे टर्म्स की इक्विवेलेंट आपको बता दी है, कौन क्या कर रहा है। Vx क्या है, ये एनालॉग इक्विवेलेंट है। ठीक है, किस डिजिटल सिग्नल जो काउंटर का आउटपुट आ रहा है, ठीक है, या डिजिटल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, या डीएसी का जो इनपुट है उसका एनालॉग इक्विवेलेंट है। ठीक है, और क्लॉक यहाँ पर हमने एंड गेट में दे रखी है, एंड गेट का आउटपुट एज अ क्लॉक काउंटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सारी चीजें हैं। आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आई होप यू गॉट इट। सो सर एंड गेट का फंक्शन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एंड गेट देखिए, एंड गेट में 3 इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, और आप एक बात तो आप हमेशा एंड गेट के बारे में आप जानिए, यहाँ पर क्या 3 इनपुट एंड गेट के हैं। ठीक है, ठीक है, तो एंड गेट में 3 इनपुट हैं, और एंड गेट का एंड गेट में 3 इनपुट हैं, और एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है। देखिए, गेट के हिसाब से हम सोचते हैं कैसे हमें सोचना है। एंड गेट के बारे में हम कैसे सोचते हैं कि एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब तीनों ही सिग्नल ए बी सी, 3 सिग्नल ले रहे हैं, अगर तीनों ही सिग्नल क्या होंगे, 1 होंगे, तभी इसका आउटपुट भी 1 आए। ये बात हमेशा याद रखिए, ये एंड गेट है। एंड गेट में तीनों सिग्नल 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। अगर इन तीनों में से एक भी 0 हो गया तो आउटपुट एंड गेट का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, 0 आने का मतलब क्या होगा, क्योंकि एंड गेट एज अ क्लॉक काम कर रहा है काउंटर में, तो जब एंड गेट जैसे ही हाई होगा तो वो काउंटर में एज अ क्लॉक काम करेगा, उसके बाद ही काउंटर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो जब तक कि कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाता, हम चाहते हैं कि क्या हो, एंड गेट का आउटपुट हाई रहे। हाई रहेगा मतलब ये है कि क्लॉक पर डिपेंड करे, जो बाहर से क्लॉक अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ही जब तो बाकी सिग्नल, ये सिग्नल और ये सिग्नल, ये दोनों सिग्नल क्या कर रहे हैं, क्लॉक को इस एंड गेट से पास होने में या क्लॉक को इस एंड गेट से स्टॉप कर रहे हैं। दो काम है इन दोनों सिग्नल के, या तो इस क्लॉक को एंड गेट से पास होने दे रहे हैं, या इस क्लॉक को
स्टॉप कर रहा है, ठीक है। क्लॉक तो कंटिन्यूस सिग्नल आता रहता है, ठीक है। तो इन दोनों सिग्नल का ये काम है, ठीक है। तो ईओसी जो है एंड ऑफ द कन्वर्जन, एंड ऑफ द कन्वर्जन क्या है, ये कंपैरेटर का आउटपुट है। अगर कंपैरेटर का आउटपुट हाई है तो देखिए, अगर कंपैरेटर का आउटपुट हाई है तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस सिग्नल का यानी कि अब ये 1 है, अब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप एंड गेट आउटपुट क्या जानते हैं, ए बी सी। अब एक सिग्नल अगर 1 हो गया, सपोज ए 1 हो गया, तो आंसर ये अपने आप ही क्या हो गया, बी इंटू सी हो गया। अब सिर्फ बी और सी पर डिपेंड करेगा, बी और सी क्या है, ठीक है। अब सी हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, सी है हमारा एक पल्स है, तो वो पल्स स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर के लिए हाई होगी। जैसे ही वो हाई होगी क्या होगा, एंड गेट का, जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए हाई होगी तो ये नॉट गेट लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या पहुंचेगा, जीरो पहुंचेगा स्टार्टिंग में। जैसे ये जीरो होगा तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, जितनी देर की जैसे ये हाई रहती है। और जैसे ये लो वापस आएगी तो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी, एक पल्स थोड़ी देर के लिए हाई हुई, फिर बाद में लो हो जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो 1 1 है, तो अब सी भी 1 हो गया, तो क्या रहेगा हमारा, बी आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो एंड गेट में हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा यहाँ पर। ए और सी दोनों 1 हो गए, ठीक है। तो हमारी पल्सेस क्या है, यहाँ से पास होती रहेंगी, पल्सेस हमारी यहाँ से पास होती रहेंगी और इसकी काउंटर क्लॉक में जाती रहेंगी, ठीक है। तो बी सिग्नल यहाँ से पास होता रहेगा और क्लॉक में, जैसे बी हाई होगा तो काउंटर का में क्लॉक आ जाएगी, बी लो होगा तो काउंटर क्लॉक एब्सेंट हो जाएगी। तो वही पॉजिटिव राइज क्लॉक जो है, पॉजिटिव एज पर ये काउंटर हमारा इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो क्लॉक आ रही है बराबर, लेकिन अब कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें इस ये का इक्विवेलेंट सिग्नल मिल गया, डिजिटल सिग्नल मिल गया, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। जैसे ये लो होगा तो देखिए यहाँ पर हमें जीरो मिल जाएगा, और जैसे ये जीरो होगा तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये एंड गेट के आउटपुट को जीरो कर, ठीक है। तो कैसे काम करेगा हमारा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट की फंक्शन आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर तीनों इनपुट जीरो होंगे तभी आउटपुट, तो सॉरी, तीनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 1 नहीं आएगा, आउटपुट जीरो आएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपने क्वेश्चन किया था तो मैंने रिपीट कर दिया है, ओके। अब हम फिर से नीट एंड क्लीन करके फिर से देखते हैं कि ये ओवरऑल एक साथ काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम एक स्टार्ट पल्स देंगे, तभी तो स्टार्ट होगा ना कन्वर्जन। तो मैं ये स्टार्ट पल्स देंगे, स्टार्ट पल्स से क्या होगा, ये स्टार्ट पल्स काउंटर को रीसेट कर देगी, ठीक है। यानी कि काउंटर की सारी बिट्स, जितने भी बिट्स हम काउंटर यूज कर रहे हैं सबको जीरो जीरो कर देगी, ठीक है। तो ये इसको जीरो जीरो कर देगी, और यहाँ पर भी क्लॉक के इस नैंड गेट पर भी हाई होगा तो इसके आउटपुट भी, एंड गेट का आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि इस टाइम पर जितनी देर ये हाई रहेगी उतनी उस टाइम तक कोई भी क्लॉक सिग्नल एंड गेट के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा स्टार्ट पल्स हम देंगे, स्टार्ट पल्स हमने दी, इसको रीसेट कर दिया। अब क्या होगा कि हम एक एनालॉग सिग्नल यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम क्लॉक भी अप्लाई कर देंगे, क्लॉक भी अप्लाई कर देंगे, एनालॉग सिग्नल अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही एनालॉग सिग्नल कुछ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सपोज एनालॉग सिग्नल अप्लाई किया, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सिग्नल की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एनालॉग सिग्नल एक पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई किया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब क्या होगा, ये, ठीक है। तो जब इनिशियली काउंटर जीरो जीरो है, ठीक है, काउंटर जीरो जीरो है, ये इनिशियली रिकॉर्डर ने भी रीसेट किया है इसे। जब ये रीसेट होगा तो इसका एनालॉग कन्वर्जन कितना आएगा, वो भी 0 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी ए और वी आई एक्स को कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे कि वी ए इज ग्रेटर देन वी ए एक्स, ठीक है। वी ए इज ग्रेटर देन वी ए एक्स, तो वी ए एक्स बड़ा है हमारा, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आएंगे कंपैरेटर में देखेंगे, वी ए एक्स से बड़ा है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल इज ग्रेटर देन, यहाँ पे अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल इज ग्रेटर देन, ये ऐसा रहता है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, वी ए
A times A is the gain of the comparator. A नॉट लिख देता हूँ मैं, VA माइनस VA X, ठीक है। ये कंपैरेटर का आउटपुट, आप इसको भी याद रखिएगा, मैंने लिख दिया है VC, मैंने इसे लिख दिया, ये VC और कंपैरेटर आउटपुट, ठीक है। VA इज ग्रेटर देन VX, हाँ सही है, उसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। जैसे ये हाई आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब EOC क्या हो जाएगा, बार, EOC बार लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल हाई हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 1। अच्छा, ये स्टार्ट पल्स अब जा चुकी है, तो अब ये सिग्नल क्या हो गया, हाई के बाद ये सिग्नल लो हो जाएगा, ये ऐसे लो रहेगा। लो रहेगा तो इसका इन्वर्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लो वाला सिग्नल हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब जो भी क्लॉक आएगी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो जो भी क्लॉक आएगी वो यहाँ पर पास हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, जाके काउंटर को इंक्रीज करेगी। अब सपोज हम 4 बिट में लिख के देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके सामने, तो अब क्या करेगा, तो एक काउंटर में एक पल्स आएगी क्लॉक की, और वो क्लॉक पल्स क्या करेगी, काउंटर को बढ़ा देगी, ठीक है। अब ये हमारा 0001 हो गया, 001 हो गया, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इस 0001 को हम क्या करेंगे, इसका फिर एनालॉग कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। सपोज ये कुछ आता है 10 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आप जानते हैं 10 मिली वोल्ट DAC का कन्वर्जन कैसे हो जाता है, स्टेप साइज पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक ही स्टेप दे रहे हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ स्टेप साइज 10 मिली वोल्ट है, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 10 मिली वोल्ट। अब हम फिर कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इसको, फिर हम, ये केस 1 हो गया हमारा, फिर हम अगेन ये वाला चीज चेक करेंगे, VA और VAX में क्या बड़ा है, तो मैं VA इज ग्रेटर देन VAX, अगेन अगेन फिर यही केस होगा। तो जैसे ये VA इज ग्रेटर देन VAX, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने एक 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 10 मिली वोल्ट हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। अच्छा, 4 वोल्ट से वो नहीं आएगा, 4 बिट से नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ बड़ा सिग्नल यहाँ पे, छोटा सिग्नल यहाँ पे ले सकते, 1 मिली वोल्ट ले लेते हैं, हाँ, 10 से 716, हाँ ठीक है, इसको मैं 100 ले लेता हूँ, ये मैं आपको दिखा पाऊंगा अभी फौरन ही, इसलिए मैं इसको छोटा सिग्नल मैंने रिड्यूस कर दिया ताकि मैं इसे दिखा पाऊंगा, ठीक है। और रादर इसको, ये कंफ्यूजन आएगा, उसको दूर करने के लिए इसको 101 ले लिया, 101 मिली वोल्ट मैंने इसे ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो VA की वैल्यू है वो 101 मिली वोल्ट है, तो 101 मिली वोल्ट अभी 10 मिली वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट फिर अगेन हाई आएगा, तो ये हाई रहेगा, ये तो हमेशा के लिए हाई हो गया है, क्योंकि बस ये एक बार स्टार्ट पल्स है, स्टार्टिंग में एक बार पल्स आएगी, उसके बाद ये कभी पल्स नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर हमारा ये तो हमेशा हाई, इसको भूल जाइए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा अभी भी हाई है, क्योंकि 101 मिली वोल्ट इज ग्रेटर देन 10 मिली वोल्ट, तो ये हमारा अभी भी हाई है। क्लॉक आएगी फिर इसको इंक्रीज करेगी, क्या कितना हो जाएगा, ये 00010 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्टेप साइज है, तो ये 20 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 20 मिली वोल्ट को हम कंपेयर करेंगे किससे, 101 से कंपेयर करेंगे, 101 अभी भी 20 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर हाई आएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर हाई आएगा, यहाँ से यहाँ का हाई, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, 1 जैसे ही यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये काउंटर इसको फिर बढ़ाएगा, तो काउंटर इसको बढ़ाकर क्या कर देगा, 0011, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 30 मिली वोल्ट हो जाएगा। 30 मिली वोल्ट भी हमारा क्या है, 30 मिली वोल्ट भी हमारा क्या है, 30 मिली वोल्ट भी हमारा 101 से छोटा है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हम 10 तक काउंट नहीं कर लेते। अच्छा, हम 10 काउंट करने के बाद कहाँ पहुंचेंगे, देखिए 10 काउंट क्या होगी, 1010, ये हमारा 10 काउंट हो गई। जब हम 10 काउंट, हमारा डिजिटल 10 पल्सेस आ गई होंगी, तो एनालॉग आउटपुट हमारा कितना मिला होगा 10 काउंट पर, 100 मिली वोल्ट, तो 10 का स्टेप साइज है, ठीक है, ठीक है। 1 होगा तो 10 मिली वोल्ट, 2 होगा तो 20, 3 होगा 30, तो 10 जब होगा यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, 100 मिली वोल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपस में मिक्स हो जाएगा, सिस्टम में थोड़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ इसे, ठीक है। तो ये हमारा जब ये सिग्नल हमारा आया इनपुट पर, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 100 मिली वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगा,
तो अब क्या करेगा ये, फिर हमारे से कंपेयर करेगा। अब आप देखिए कि क्या होगा कि अभी भी 101 मिली वोल्ट 100 मिली वोल्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पर सिग्नल फिर हाई रहेगा। ठीक है, एनालॉग अभी भी ज्यादा है तो इसका कंपैरेटर का आउटपुट अभी भी हाई रहेगा, तो ये 1 रहेगा। और ये इसको इंक्रीज करके अब क्या कर देगा, ये इसको इंक्रीज करके अब करेगा 100 1011। ठीक है, इसको 11 कर देगा 1011। ठीक है, अब ये 1011 का कन्वर्जन क्या होगा, क्योंकि ये 11 हो गया है तो 11 का कन्वर्जन कितना आएगा 110 मिली वोल्ट, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, 110 मिली वोल्ट। अब 110 मिली वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 110 मिली वोल्ट है और VA की वैल्यू कितनी है 101 है। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जन, ये सिग्नल लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि VAX और VA में VAX बड़ा हो गया, ये क्या आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। रिजल्ट नेगेटिव आएगा कंपेरेटर का, तो ये आउटपुट लो हो जाएगा। तो जैसे ये लो होगा तो यहाँ पर ये खत्म होकर क्या जीरो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो एंड गेट का एक आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो। यानी कि कोई भी क्लॉक काउंटर पर नहीं पहुंचेगी, यानी कि क्या हो गया, ये एंड ऑफ कन्वर्जन हो गया। अब हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पर कोई भी हमारा सिग्नल अब इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो अब काउंटर में क्या स्टोर था, डिजिटल वर्ड। काउंटर में 11 स्टोर नहीं था, काउंटर नहीं, हाँ काउंटर में क्या हो गया था हमारा, डिजिटल वर्ड हमारा 11 हो गया। ठीक है, तो हमें 11 को ही यहाँ पर भेजा था। ठीक है, तो हमारा डिजिटल वर्ड क्या आ गया 11। ठीक है, तो हमारा हम कह देंगे हमारा आंसर कितना है, जो एनालॉग सिग्नल यहाँ पर हमने अप्लाई किया उसका आंसर कितना है 1011, ये हमारा डिजिटल आंसर। ठीक है, अब आपको पूरा कन्वर्जन के स्टेप्स मैंने लिख कर दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 11 पर जाकर के चेंज हो रहा है। तो ये हमारा हमने कह दिया कि 1011 इज द इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हैं, अब आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि वो क्या है कि एक एरर है इसमें। ठीक है, एक स्टेप साइज डिफरेंस है। ठीक है, ये देखिए वो सिर्फ 101 था, एनालॉग इनपुट सिग्नल 101 था। तो अभी हमारा सिग्नल क्या हुआ, वो हमारा एक उसने 9 मिली वोल्ट ज्यादा आउटपुट को, तो यहाँ पर हमें क्या मिला होगा, देखिए अगर हम मिली वोल्ट के टर्म से बात करें तो एक स्टेप 10 मिली वोल्ट में और हमारा 100 मिली वोल्ट था, सॉरी इनपुट हमारा 101 मिली वोल्ट था। हमें क्या मिला, हमें डिजिटल सिग्नल मिला, लेकिन ये डिजिटल सिग्नल क्या बता रहा है, इस डिजिटल सिग्नल के हिसाब से हमारा सिग्नल होना चाहिए 110 मिली वोल्ट। ठीक है, तो हमें ये डिजिटल सिग्नल हमें बता देगा कि जो भी सिग्नल आया वो 110 मिली वोल्ट का था, लेकिन वो एक्चुअली 110 मिली वोल्ट नहीं था, वो 101 मिली वोल्ट था। तो हमें थोड़ी सी एरर इसमें मिलेगी। ठीक है, और वो एरर की साइज कितनी हो सकती है, वो एरर की साइज स्टेप साइज के बराबर हो सकती है। और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मान ली हमारा के एनालॉग इनपुट सिग्नल था 100.01 मिली वोल्ट। चलिए मैं इसको बता ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए सिर्फ 100 से ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ 100 से ज्यादा है, जरा सा भी है लेकिन 100 से ज्यादा है। तो अब भी हमें आउटपुट कितने पर मिलेगा, 110 पर ही आउटपुट हमें मिलेगा। तो देखिए कि लगभग हमें 10 मिली वोल्ट की एरर इसमें मिल रही है। तो ये एक रेजोल्यूशन है कि 10 मिली वोल्ट का रेजोल्यूशन, आप जानते हैं कि रेजोल्यूशन जिस भी सिग्नल की बात करता है उसकी मिनिमम काउंट होती है, तो इससे कम वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये एक स्टेप साइज की एरर है, 10 मिली वोल्ट की एरर हमें इसमें मिल जाएगी। तो अगर आप देखिए अगर हमारा एनालॉग इनपुट 105 भी होता तब भी हमें यही आउटपुट मिलता। ठीक है, तब भी हमें डिजिटल आउटपुट यही मिलता। 106 भी होता तब भी हमें डिजिटल आउटपुट यही मिलता। इस तरीके से हमारा थोड़ा सा हमें एक स्टेप साइज के बराबर जो भी उसका रेजोल्यूशन है उतनी एक एरर हमें इसमें मिल सकती है। ठीक है, तो हम अभी एक्यूरेसी की बात बाद में करेंगे। आई होप कि आपको इसकी फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टेयर केस यहाँ पर उसी बात की बना दी गई है। स्टेयर केस हमारा VX इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और एक पॉइंट आया कि देखिए VA था जो बीच में था और ये जंप कर रहा था, तो इसकी जंप से ऊपर था, लेकिन जहाँ जंप करके जा रहा था VAX उससे नीचे था। ठीक है, तो इतना तो डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर होगा तो क्या होगा, कन्वर्जन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, काउंटर हमारा यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा इस टाइम के बाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
हमें क्या करना पड़ा, टाइम लगाना पड़ा इसको पता करने के लिए सिग्नल हमारा क्या है। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करने में हमें इतना टाइम लग गया। सिग्नल जितना बड़ा हो उतना ज्यादा हमें इसमें टाइम कन्वर्जन का लगेगा। ठीक है, तो ये हम उसे कन्वर्जन टाइम बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी एडीसी के लिए कि उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करने में कितना टाइम लग रहा है। डीएसी में देखिए हमने ऐसा कोई पैरामीटर नहीं देखा था क्योंकि वो उतना डिले ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता, बहुत सिंपल होता है डीएसी। ठीक है, लेकिन एडीसी में हमारा क्या है कि हमें ये देखना होता है कि कितना कन्वर्जन टाइम लगेगा। अच्छा, आप इसमें एक चीज देखिए, सिग्नल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसका कन्वर्जन टाइम वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सिग्नल देखिए, हमें अगर सिग्नल हमें यहाँ पर मिल गया होता तो कन्वर्जन टाइम बस इतना हो जाता। अगर यहाँ मिल गया होता, यहाँ पर मिल गया होता तो कन्वर्जन टाइम इतना हो जाता, लेकिन हमें यहाँ मिला तो कन्वर्जन टाइम ये पूरा है। और भी अगर सिग्नल हमें बढ़ करके और भी हम आगे आगे ऐसे चले और ऐसे चले, फिर हमें सपोज यहाँ पर अगर सिग्नल मिलता है तो हमें कन्वर्जन टाइम ये हो जाएगा। तो कन्वर्जन टाइम क्या है, सिग्नल पर डिपेंडेंट है, और सिग्नल बढ़ने से कन्वर्जन टाइम क्या है हमारा बढ़ता जाता है। आई होप कि आपको इसकी फंक्शनिंग और सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट ये सब समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, so let's see some one or two examples on this so that you can understand its calculations as well. सो ये एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। चलिए मैं प्रॉब्लम को पूरा नहीं दिखाता हूँ, प्रॉब्लम ही दिखाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है? ठीक, so first of all, any problem to anyone, any doubt to anyone, you are free to ask. ठीक है, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। Okay, so let's start this problem 8. Okay. Assume the following values for the ADC clock frequency 1 megahertz. तो ADC clock frequency कितनी दे रखी है? 1 megahertz दे रखी है। VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखा है 0.1 मिलीवोल्ट। अभी हम इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का बस वही है। अभी हम उसके बाद थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर और भी ज्यादा बात करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ न्यूमेरिक्स में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डीएसी हैज फुल स्केल आउटपुट दिस, यानी कि डीएसी का फुल स्केल आउटपुट ये है। इसका मतलब क्या है, डीएसी की जब सारी बिट्स 1 होंगी तब आउटपुट हमें इतना 1210.23 वोल्ट मिलेगा। ये कब है? जबकि हमारी डीएसी की सारी बिट्स क्या होंगी? 1 होंगी, क्योंकि ये फुल स्केल आउटपुट है। तो कितने बिट का डीएसी है? ये 10 बिट इनपुट है, तो डीएसी में 10 बिट इनपुट है। डिटरमाइन द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो पहले क्या क्या हमें निकालना है, तो डिजिटल इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड फॉर दिस सिग्नल। तो एक सिग्नल हमें दे रखा है एनालॉग, तो हमें इसका डिजिटल इक्विवेलेंट निकालना है कि इसका डिजिटल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, आई होप कि आपकी सब बात समझ में आ गई होगी, अभी तक की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि स्टेप साइज है, जिसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, जिसके थ्रू हमें चीजें चेंज करेंगे। वो क्या है? स्टेप साइज कैलकुलेट करना हमारा पहला पर्पज है। ठीक है, एक क्योंकि एक चेंज जो है वो उसी इसके स्टेप्स में होगा, तभी हम उसका एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कितने स्टेप्स के बाद हम यहाँ 3.728 पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हमें स्टेप साइज की पता चलने के बाद ही मालूम होगा। तो अब हम स्टेप साइज कैलकुलेट, अच्छा आप डीएससी के स्टेप साइज निकालना जानते हैं क्योंकि स्टेप साइज तो डीएससी का यूज कर रहे हैं हम इसमें, एडीसी का कोई अलग से स्टेप साइज तो है नहीं। ठीक है, तो स्टेप साइज हम कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं। तो फुल स्केल आउटपुट कितना है? फुल स्केल आउटपुट कितना है इसका? फुल स्केल आउटपुट जो है वो हमारा कितना दे रखा है? वो 10.23 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 10 बिट दे रखी है। ठीक है, तो स्टेप साइज अब आप बता सकते हो ये स्टेप साइज कितना हो जाएगा? स्टेप साइज कितना हो जाएगा तो बता सकता है? ठीक है, तो अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है। तो क्या होता है कि टोटल वोल्टेज रेंज को हम किसमें क्या करते हैं? 10 बिट के स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कितने स्टेप्स होंगे?
तो टोटल कितने लेवल होंगे? हम 10 बिट यूज कर रहे हैं तो 2 पावर 10 लेवल्स होंगे, और 2 पावर 10 में से एक कम कर दिए तो उतने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल स्टेप्स हो जाएंगे। तो एक स्टेप कितना वोल्टेज मेजर करेगा, हमें ये पता करना है। तो चलिए हम इसको कैसे पता करते हैं, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, फुल स्केल आउटपुट डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, फुल स्केल आउटपुट डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2 कैप 10, ओके, माइनस 1। ओके, तो अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें, ये कितना आ रहा है आप लोग निकाल ले रहे होंगे, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ही ले रहा हूँ। तो 10.3 डिवाइडेड बाई 1024 माइनस 1, ओके, so it comes out to be 10.23 divided by 1023। तो आप देखिए कितना आएगा ये, this would give us 10 मिली वोल्ट। ओके, तो स्टेप साइज कितना हुआ हमारा, 10 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा स्टेप साइज ये 10 मिली वोल्ट हो गया। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो स्टेप साइज हमारा 10 मिली वोल्ट हो गया। तो अभी इस स्टेप्स के टर्म्स में ही काउंट करेगा। तो इसका मतलब मैं क्विकली आपको दिखा दूं कि जैसे कि अब 10 बिट्स बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा, मैं बस एक ही बिट को यहाँ पर 7, 8, 9, 10, ठीक है, जब ये 0 0 होगी सारी बिट्स तो आउटपुट क्या होगा, 0 मिली वोल्ट होगा, 0 वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और जब ये सारी बिट क्या होंगी, ये 0 है, ये बिट 1 होगी तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये हमारा 10 मिली वोल्ट हो जाएगा आउटपुट, 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज करता रहे, एक स्टेप पर कितना चेंज करेगा, तो यहाँ पर 1 0, तो ये हमारा ऐसे सिग्नल चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल ऐसे कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। तो अब हमें पता करना है कि हम कहाँ पर कब पहुंचेंगे, 3.73 पर कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, 3.73 पर कैसे पहुंचेंगे, तो हम अब ये तो हम सारे स्टेप्स करके देखें, तो ये एक आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि हमें यहाँ तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगाने होंगे। तो हम ये डायरेक्टली कर देते हैं, VA को अपने स्टेप साइज से हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा स्टेप साइज जो भी है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्टेप साइज से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, VA हमारा हमने स्टेप साइज से डिवाइड कर दिया। हाँ, 0.101 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी ने 0.01 वोल्ट लिख सकता है, तो 10 मिली वोल्ट को तो लिख ही सकते हैं 0.01 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो VA को हम स्टेप साइज से डिवाइड कर देंगे तो हम देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। VA को हम जब 10 स्टेप साइज 10 मिली वोल्ट से डिवाइड करेंगे, अच्छा मीटिंग भी खत्म होने वाली है, क्लास भी का टाइम भी खत्म हो गया है लगभग। ठीक है, तो मैं क्विकली करके दिखा देता हूँ, हम क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। 3.28 डिवाइडेड बाई 10 मिली वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 मिली वोल्ट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 300 से मल्टीप्लाई 372.8, ये हमारा आंसर आएगा। तो देखिए देखिए अगर तो हम ये हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्टेप बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप, लेकिन फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकते, तो इंटीजर ही होंगे। तो 372.8 को हम क्या कंसीडर करेंगे, हम 370.28 को हम मानेंगे कि ये कितना है, 373। तो हमारे 373 स्टेप्स लगेंगे इस वोल्टेज तक पहुंचने में। अच्छा, टाइम हो गया है, आपकी क्लास भी होगी। ठीक है, और ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर ये मिल गया कि कितने स्टेप्स लगेंगे थ्री यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो वोल्टेज हमें दिया गया था सर्किट में, यहाँ तक पहुँचने में हमें कितने 373 स्टेप्स हमें लग जाएंगे। तो हमें डिजिटल, अब हमें क्या कितने स्टेप्स लगे, 373 स्टेप्स हमें लग गए हैं। तो हम 373 स्टेप जो हमें लगे हैं, तो हमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि डिजिटल इक्विवेलेंट बताना है इसका। तो हमें 373 स्टेप्स लगे, तो हमें बताना है 373 में कितने स्टेप्स लेंगे, हमें ये
373 स्टेप्स तो निकाल लिए, हमें इनका क्या 10 बिट में कन्वर्जन करना है कि कितने पर ये आएगा। जैसे आपने देखना है कि वन स्टेप पर कितना जीरो, इनिशियल जीरो था, फर्स्ट स्टेप पर वन आया, सेकेंड स्टेप पर 1 0 आया, तो ऐसे ही 373 कैसे डिजिटल बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो 373 को डिजिटल कन्वर्जन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा डिजिटल वर्ड होगा जो हमारा उस एनालॉग वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेव होगा। ठीक है, so this is the digital equivalent of this। ठीक है, आई होप कि आपकी ये बात समझ में आई। आप खुद भी कन्वर्जन कर सकते हैं, यहाँ पर है, मैं टाइम बचाने के लिए उसको यूज कर ले रहा हूँ। ओके, कन्वर्जन टाइम क्या होगा? कन्वर्जन टाइम आप निकाल सकते हैं। देखिए, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 373 स्टेप्स में कितनी क्लॉक आई होंगी? जब भी एक काउंटर इंक्रीज करा होगा तो 373 क्लॉक्स आई होंगी। ठीक है, तो क्लॉक का टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड क्लॉक का कितना हो गया? टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक का हो गया 1/1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ द, चल मैं इसको टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ। हो सकता है क्लास खत्म हो जाए तो अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए बाद में। तो ये टी हो जाएगा टाइम पीरियड हमारा। ये हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 मिली सेकेंड। ठीक है, सॉरी 1 माइक्रो सेकेंड हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो को मैंने यू से लिख दिया है, माइक्रो सेकेंड, ये चीज माइक्रो लिख दिया। तो कितने क्लॉक्स के बाद ये हमारा 373, तो आपको पता है कि 373 क्लॉक्स के बाद ही हमारा ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, 373 स्टेप्स कब आएंगे? ईच क्लॉक में, एक क्लॉक में कितना टाइम है? 1 माइक्रो सेकेंड। 2 क्लॉक में 2 माइक्रो सेकेंड। 373 में 373 माइक्रो सेकेंड का टाइम हमारा इस सिग्नल को कन्वर्ट करने में लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 373 माइक्रो सेकेंड मैंने यहाँ पर लिख रखा, यहाँ पर कैलकुलेशन में है। अब ये देख सकते हैं, ये 373 माइक्रो सेकेंड हमें इसको कन्वर्जन में लग जाएगा। रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी के लिए बात, टाइम पूरा हो गया है। सो विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। आपको होपफुली आप खुद भी देख लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, रेजोल्यूशन में पता ही है, इसमें सब कुछ पता है, so you can calculate the accuracy as well। Okay, thank you, thanks to all of you। Okay।